हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं। ठीक है, तो आज जो हम हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं पढ़ेंगे वो कौन कौन सी विधाएं हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए, मैं लाइव आ चुकी हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। तो आप देख रहे हैं जैसे हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, तो जो ये विधाएं हैं वो है निबंध है, और जो ये निबंध है वो किसका है, नामवारसी का। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे चलते हैं हमारे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो भी हमारा इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग है, तो वो सारी चीजें हैं हमारे लिए। तो आज की हमारी बहुत प्रमुख विधा रहेगी निबंध। उनके बाद में आप देख रहे हो, मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर है, एनटी यूजीसी नेट क्वालिफाइड, ठीक है, और दिल्ली मुखर्जी नगर। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर किसी स्टूडेंट ने अनअकैडमी इंस्टॉल नहीं किया है तो सो प्लीज सबसे पहले अनअकैडमी इंस्टॉल करें। तो जैसे आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आप जैसे वहां पर जाते हैं, यहाँ पे वेरीफाई और ईमेल एड्रेस लिखा होता है, तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले अनअकैडमी इंस्टॉल करें। उसके बाद में आपको जैसे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे मिलियंस में जो डाउनलोड्स हो रहा है, ठीक है, मिलियंस में डाउनलोड्स है कि अनअकैडमी। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी है जो आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, जो कैटेगरी है जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, कैट वगैरह सभी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में जो यहाँ पर है, आपको जैसे आप जाते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पे, तुरंत ही आपको सब्सक्रिप्शन पे जो भी प्राइस है यहाँ पर दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप देख रहे हैं कि एनटीए यूजीसी नेट न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं जून 2020 के, मतलब जो जून में एग्जाम होने वाला है हमारा, उसके एग्जाम्स जो होंगे तो उसकी प्रिपरेशन हम अभी से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए जैसे आप देख रहे हैं बिफोर द प्राइस हाइक, ठीक है, उससे पहले जो प्राइस हाइक हुए हैं उन प्राइसों को हम देखेंगे। तो कैसे कैसे हमारे प्राइस अलार्म हो चुका है, केवल आपके पास 1 डे है। ठीक है, एक दिन चला जाएगा, उसके बाद में जो प्राइस है बहुत इफेक्टिव हो गए हैं। तो आपको पहले भी बताया जा रहा था कि अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो दिसंबर 2025 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2100 1 मंथ का था, तो अब जो आपका हो जाएगा 2900। ठीक है, उसके बाद में जो अब हमारे न्यू प्राइस और करंट प्राइस दोनों ही चले हुए हैं। अभी आपके पास में बहुत सारा समय है, ठीक है, अभी टाइम है आपके पास में कल तक का, तो आप इजिली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 3 मंथ का दिखाया जा रहा है 5250 रुपीज, लेकिन यहाँ पे जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है 7250 रुपीज 3 मंथ्स का। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप जाते हैं 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ में यहाँ पे 9450 रुपीज है, और 6 मंथ का यहाँ पे जो न्यू करंट में है जो आपको दिखाया जा रहा है 3 मंथ 13,050 रुपीज। तो सभी न्यू प्राइस हाइक हो गए हैं। उनके बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है कि 11,550 रुपीज है, उसके बाद में 12 मंथ का जो है 15,950 रुपीज। उनके बाद में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 16,800 रुपीज है, तो उनके बाद में आपको 23,200 रुपीज है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। जैसे आपको बताया जा रहा था कि जल्दी से अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आप सभी के प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास केवल एक दिन है, एक दिन भी नहीं रहा है, कुछ ही घंटे आपके पास है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट होगा। मेरा जो अपना रेफरल कोड है वो है
रस्टैन आप सभी देख रहे हैं। तो न्यू बैच जो हमारा यहाँ से प्लस कोर्स भी हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ से प्लस कोर्स स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं जो मेरा प्लस कोर्स है वो उसमें यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा इस तरीके से हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 25 के बाद में तो सो गाइस सबसे पहले जो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है जो आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, रस्टैन जिसमें आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिलेगा अनअकैडमी की साइड से। ठीक है, चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से हम चलते हैं उस टॉपिक की कि क्या क्या चीजें हैं हमारे, क्या उसके अंतर्गत है। ठीक है, वो सब चीजें हम देखेंगे यहाँ से। चलिए, तो आज जो हमारा अपना जो क्लास है हमारी, ठीक है, जैसे आप सभी को दिखाई दे रही होगी, डॉक्टर नामवार सिंह की है, संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, आपको समझ में आ गया, संस्कृति और सौंदर्य है जिसमें वो क्या दिखाई दे रहा है, निबंध। ठीक है, तो हम कौन सा निबंध पढ़ेंगे इसमें, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नामवर सिंह जी का संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, जो संस्कृति और सौंदर्य है इनका, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध। जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जैसे नामवर सिंह जी हैं, तो उनका अपना पूरा नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, जिनका जन्म हुआ है 1 मई 1927 ईस्वी में। उसके बाद में जन्मभूमि है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 फरवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का यहाँ पर है, जैसे आप देख रहे हैं इनका जो अपना पूरा नाम है। ठीक है, मृत्यु स्थान रहा इनका दिल्ली। चलिए, अरविंद कुमार, कामला प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गिरिराज किशोर ने चंद्रबली पांडे, चंद्रबली सिंह, जगदीश्वर चतुर्वेदी, नामवार सिंह, भगवत शरण उपाध्याय, मलयज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मासित वेंकटेश अयंगर, रघुवीर सहाय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, सुधीश पशोरी।
ठीक है। तो उन सभी के लिए बोला गया है कि कैसे कैसे इन्होंने करके ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, बताया है उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए जैसे सुधीश है, तो हाँ यहाँ पर देखिए पचौरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कामले बुलके किशोरी दास वाजपेयी, परशुराम चतुर्वेदी जी, भुवनेश्वर, ठीक है, यहाँ पर है भुवनेश्वर, राजनाथ पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विनय मोहन और शर्मा, चंद्रकांत बांदी, देव विडेकर। तो ये सभी जो कविवर हैं, महाविद्वान हैं, जिन्होंने इनके सभी चीज को निबंध के इसमें इन्हें सर्वमणि मानते हुए चीजें लिखी गई हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम पहली कविता, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, जो है हमारी पहली कविता है। तो पहली कविता में आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो नामवर सिंह के स्कूल के छात्र संघ से एक मासिक पत्रिका निकलती थी, जिसको क्षत्रिय मित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रिय मित्र। सरस्वती प्रसाद सिंह उसके संपादक थे। आगे चलकर शंभुनाथ सिंह उसके संपादक हुए। कुछ समय तक त्रिलोचन ने भी उसका संपादन किया था और कवि नामवर की कविताएं उसमें छिपने लगी। पहली कविता दिवाली शीर्षक से छिपी, दूसरी कविता थी सुमन रो मत छेड़, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कविता थी सुमन रो मत छेड़ गाना। त्रिलोचन ने पढ़ने की ओर, खासकर आधुनिक साहित्य, उन्हें प्रेरित किया। उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने पहली बार 2 पुस्तकें खरीदी। पहली निराला की अनामिका एवं दूसरी इला चंद्र जोशी द्वारा अनुदित गौरी की आवारा की डायरी है। उसके बाद में बनारस में सरसोली में भवन में सागर सिंह नामक एक साहित्यिक व्यक्ति रहते थे, ठीक है। और जो वे साहित्य व्यक्ति रहते थे, उनके घर पर प्रगतिशील लेखक संघ की एक गोष्ठी हुई थी। उनके घर पर प्रगतिशील लेखक की एक संघ की एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें त्रिलोचन कवि नामवर को भी लिए गए थे। यही पहली बार शिवदान सिंह चौहान और चलिए यहां से देखते हैं। नामवर सिंह बनारस के ईश्वरीय गंगी मोहल्ले में रहते थे। 1940 में ईस्वी में उन्होंने नवयुवक साहित्यिक संघ नामक एवं साहित्यिक संस्था अपने सहयोगी पारसनाथ मिश्र सेवक के साथ निर्मित की थी, जिसमें हर सप्ताह एक साहित्यिक गोष्ठी होती थी। 1944 ईस्वी से नामवर भी इसके गंगी मोहल्ले में शामिल होते थे। ठाकुर प्रसाद सिंह ने ईश्वरी गंगी मोहल्ले में भारतेंदु विद्यालय एवं ईश्वरी गंगी पुस्तकालय की स्थापना की थी। 1947 ईस्वी में उनकी नियुक्ति बलदेव इंटर कॉलेज बड़ागांव में हुई थी, ठीक है। जो बलदेव इंटर कॉलेज बड़ागांव है, उसमें उनकी नियुक्ति की गई थी।
आगे देखते हैं। नवयुवक साहित्य संघ की जिम्मेदारी उन्हें नामवार और सेवक जी को दे देती। इसकी गोष्ठियां ठाकुर प्रसाद सिंह के बगैर भी बरसों चलती रही। बाद में इसका नाम सिर्फ साहित्यिक संघ हो गया। इसकी गोष्ठियों में बनारस के तत्कालीन प्राय सभी साहित्यकार उपस्थित होते थे। संघ हो गया। इसकी गोष्ठी में बनारस के तत्कालीन प्राय सभी साहित्यकार उपस्थित होते थे। तो नामवर सिंह के साथ जो त्रिलोचन एवं शाही की इसमें नियमित उपस्थिति होती थी। नामवर की काव्य प्रतिभा के निर्माण में इस संस्था का भी अप्रतिम योगदान रहा है। ठीक है, इसका अप्रतिम योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं। इनकी एक एक संघ, इनकी गोष्ठियां, क्या इन्होंने क्या किया है, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए, नामवर सिंह जी का जन्म 1 मई 1927 को वाराणसी जिले में हुआ। जैनपुर नामक गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि ली। 82 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाने के नामवर सिंह जी की विगत जो 65 से भी अधिक थी। ठीक है, अधिक वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में है। पिछले 30 से 35 वर्षों से वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर व्याख्यान भी दे रही है। जब वे गांव में थे तो ब्रज भाषा में प्राय श्रृंगारकारिक कविताएं लिखा करते थे। तब उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। ठीक है, तब उन्होंने कौन से उसमें से, जब वो पिछले 30 और 35 वर्ष से थे तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू करे। जैसे गांव में जब ब्रज भाषा का प्रयोग किया और खड़ी बोली में भी इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। बनारस निवासी, ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। नामवर सिंह बनारस के ईश्वरीय गंगी मोहल्ले में रहते थे। 1940 ईस्वी में उन्होंने नवयुवक साहित्यिक संघ नामक एक साहित्यिक संस्था अपने सहयोगी पारसनाथ मिश्र सेवक के साथ निर्मित की थी, जिसमें इन्होंने हर सप्ताह एक साहित्यिक गोष्ठी रखी, जिसका 1944 ईस्वी में नामवर सिंह भी इसकी गंगी मोहल्ले में शामिल होते थे। ठाकुर प्रसाद सिंह ने ईश्वर गंगी मोहल्ले से भारतीय हिंदू विद्यालय एवं ईश्वरीय गंगी पुस्तकालय की स्थापना की थी। 1947 ईस्वी में उनकी नियुक्ति बलदेव इंटर कॉलेज बड़े गांव में हो गई थी। ठीक है, फिर उनकी नियुक्ति हो गई, उनकी सिफारिश की गई। फिर बनारस के तत्कालीन जो भी रहे उनके रचनाकारों उनसे देखा गया, समझा गया। ठीक है, सारी चीजें उनके अंतर्गत रही। विश्वविद्यालय में उन्होंने काफी समय तक अध्यापन कार्य किया और अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वे विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में एमेरिटस और प्रोफेसर रहे। वे हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, बांग्ला, संस्कृत भाषा भी जानते थे। 19 फरवरी 2019 के रात्रि में नई दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। उन्होंने
हिंदी आलोचना को नई पहचान दिलाई। वह वास्तव में नामवर आलोचक थे। उसके बाद में यहाँ से इनका नियम एक निबंध शुरू हो जाता है, उसका नाम है संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, यहीं से हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। उनके जन्म की, उनके कारण हमने काफी सारी चीजें देखी, समझी, पढ़ी। ठीक है, अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं नामवर सिंह जी का। ठीक है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं। ठीक है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ठीक है, तो अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय भी है। इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का बहार लेकर एक सेकेंड, स्मृतियों का बहार लेकर बहार लेकर यहाँ पर देखिए हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की वह अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सबका क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो जाता है, क्या हो सका है। अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्य उद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आयतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ ही और ही थी। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्प एक धनुष से छुटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफी है।
देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है। अविशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के लिए, अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज का। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला, किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्रहता को ही नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे? संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि जो संस्कृतियां हैं, ठीक है, तो जो संस्कृतियां किस तरीके से हम संस्कृति से सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, जाना जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला बहुत करते रहे हैं, उजागर हो गई हैं, ठीक है। संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर अटका हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है, संस्कार नाम ही चलिए, बात को स्पष्ट कर देता है कि यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्हें की थी। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं, और अगर वकालत ही थी तो उनका ठीक है, वकालत थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था। ठीक है, मुवक्किल समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते। सॉरी, नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़ता से
स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे। इस मिस्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे? इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता, ठीक है, स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद जब इस राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित है और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ है, तो द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिस्र संस्कृति के वकील न थे और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए ऐतिहासिक तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति की वाणी को दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम उठी थी। तो इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अशुद्ध है, तो तुरंत बात यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है। केवल मनुष्य की जिज्ञासा वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। चलिए आगे देखते हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगे जहां संस्कृत की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहां द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही मैं उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देते हुए कि दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ पे चीजें रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो पूरी भी संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के मुंह को रोनती हुई, ठीक है, अनेक प्रकार की चीजें हैं, धर्माचार है, विश्वास है, उत्सव है, व्रत है, तो उन सभी का संघर्ष जो मनुष्य ने नई शक्ति पाई है और जो समाज में आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देखो, जो एक सभ्य संस्कृति का बनना, देखो एक संस्कृति तो बनती है, जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, लेकिन एक कुरूप संस्कृति नहीं, एक सुरूप संस्कृति के रूप में संस्कृति मानी जाती है, जो अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से हो। ठीक है, तो जिससे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे से सीखें कि जो हमने संस्कृति में ये सारी चीजें, तो उसको सुधारने में बहुत बड़ा बलिदान रहा है, बड़े बड़े महान अनुभवों का। ठीक है,
तो इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर भी जो आसक्ति है, धर्माचार है, सत्यनिष्ठा है के नाम पर जो जन्मा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जा सकता है। चलिए, इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, जो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी भी राजनीति के अनुषंग से बची नहीं जाती। जब वह कहती हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समर्थन बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं। कि आगे द्वारा स्थापित वत्सल निधि को हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। ठीक है, डॉक्टर पांडे यह स्वीकारते हैं कि विज्ञान प्रवृत्ति डॉक्टर पांडे यह स्वीकारते हैं कि विज्ञान प्रवृत्ति और भौतिक उपादानों स्वीकार करते हैं कि विज्ञान प्रवृत्ति और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाज में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है। इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि अतप्रव्य भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित समाजिकताएं वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती हैं और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अब ये आता है, सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया था, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। तो आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, तो फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत में मानना आगे जी के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। एक पक्ष से तो स्वयं आज्ञे जी गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध में राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है और शुद्ध होने से वही राजनीति से मुक्त होनी चाहती है, मुक्त नहीं होनी चाहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित
संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर आगे एक मिनट, थोड़ा सा बैक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि में निहित जिस संस्कार की ओर से आगे ने संकेत किया है उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अवगत है। वह यह तो स्वयं आगे भी ने स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा में माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल प्रकार के किसी अन्य सर्जन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे धर्म में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा प्रपन्न होता है और प्राचीन काल से ही समृद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है। कारण कुछ इस दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी होगी। जो जब शुरू होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वह रूढ़ी मात्र रह गई। ठीक है, वो क्या रह गई? वो रूढ़ी मात्र रह गई और उनकी योग्यता जो है मतलब घिस गई, ऐसे उसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे संस्कार जब सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते तो इन कालगत में संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशागत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया में अतः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमातियों को अभिमान है। हमारे यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म शास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्षर करना पड़ता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत कलेश होने पर ही वह हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा है, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका उपसंहार में लिखा है कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचकों, यूरोपियन मतवादों को धाकियों देने के लिए भारतीय आचार्यों ने, ठीक है, जो भी भारतीय आचार्य थे, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, भारतीय आचार्यों ने विश्व का मत उद्धत करते हैं, आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है कि मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थिति कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्षों के सुदीर्घ इतिहास से सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे यहाँ या तो है ही नहीं है, ठीक है, दोनों क्या कि कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो है ही नहीं या फिर भी है तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गंडलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरोध पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सर्जन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आयतर जातियों के अवदान की उल्लासित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं देखते। द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते कि वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है और एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था।
जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोग की प्रतिक्रियाओं के रूप में उन्हें भारतीयों की दुहाई सुनाई पड़ रही थी। काव्य और कला का निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाद में की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है। ठीक है, अथवा भारतीय संस्कृति के सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने यह भी लिखित किया था कि यह सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानतः से अपने स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के लिए ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती हैं, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया है कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसे ही भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्य अनुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो ही है। सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न संस्कृति एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल के हैं कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतरण और लोप होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार के विकृत करने का ही उद्योग किया है। अभाव अंधकार के यहाँ पर बावजूद प्रसाद ने रहस्यवादी शीर्षक निबंध में सौंदर्य की परंपरा पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं, जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायक तत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से श्रद्धा भिन्न है, जो विविध विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत की गई कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में पूर्णतः स्वीकार चलने वाली आनंदवादी परंपरा की मुख्य है तथा अथवा काम्य थे। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किसी हद तक परिचित थे, किंतु तद्वत यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वह गांधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितरक 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध में हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संभवतः साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्र, सांची, बृहत आदि में उत्कीर्ण चित्र भी मूर्तियां
कालिदास के काव्य की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज हैं। एक में तेज है, दृढ़ता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लातीय माधुर्य है, व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उत्पादन अधिक है और कालिदास के काव्यों में आर्यतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वह जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आयतर उत्पादन हैं और काव्य तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची, भगवत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सुंदरी प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सुंदरी प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियां हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे उन्हीं की तरह अन्य अंतर जातियों से समझाया गया है। उन्हीं से उन्हीं की तरह अन्य समझाया गया। इसी क्रम में आगे भरत मुनि, ठीक है, महाकवि ने लिए है। इसी क्रम में आगे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेद में इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है कि इस कथा की जरूरत नहीं हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाई जाते हैं। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्करण में आर्यवर्धन अवधन इस सूची में यदि भक्ति द्रविड़ उपजी है तो आभीरो और आराध्य देव बालकृष्ण देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर मान जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता तो आर्यतर न हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद वेदी में इस बात को लेकर कोई भेद नहीं कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों की एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद वेदी उसे भी विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्य से इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसके ध्वजधारियों को सुंदर से परहेज है, जिसका कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है, तो इसलिए वह इस बात को स्वीकार करने से डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकवादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया कि परंपरा और दूसरों की प्रति परंपरा दो दशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। होते नैतिकतावाद को विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा और सुंदर को ही लेकर सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है कि संस्कृति सुंदर बोध के विकसित होने की एक मौलिक चेष्टा है। ठीक है, क्या है उसकी एक मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है
कि भारतीय संस्कृति ने नाम पर नैतिकता का ध्वज फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य की किस प्रकार सह लेते हैं, नारी सौंदर्य के सामने चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल की प्रकृति के सौंदर्य के लिए पूरी जगह है, लेकिन छायावादी की कौन विद्यापति के लिए पूरी है। तो इसी प्रकार जो भक्ति काव्य में नारी सौंदर्य की ग्रहण नहीं है, आनंद माधुर्य को लोक मंगल की मतलब सिद्ध अवस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्हें साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर स्वस्थता से निष्कंठ कर लिया है, क्योंकि साधना के मार्ग में आगे बढ़ते संक्षेप में यह सौंदर्य की संस्कृति है जिसका संवेदनशील सूक्ष्म कलात्मक विनोद के पृष्ठों में मिलता है। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र के लिए पुनर्नवा, आनंद दास का पोथा जैसी सृजनात्मक कृतियों के उनके प्रसंगों में जहां नारी सौंदर्य अपने पूर्व वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी की इस सौंदर्य बोध में स्वरथा शास्त्रीय प्रक्रिया विज्ञान अभिज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजगेंद्रिय संवेदन की प्रत्येकता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चरुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ है। इस सौंदर्य को सामंती संस्कृति का प्राय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 से पूर्व मेघ के पुष्पावली मुखानम वाले 26वें छंद द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती, उस जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने से नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि का परिचय देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहां चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, नित्य समस्त विकारों तो को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहां इसकी धारा रुद्र हो जाती है वहां कलुष विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा की परछन विलासियों में यह पावन करी तत्व नहीं है, उनके चेहरों की सात्विक तेज है, उल्लासित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं ठीक है, यहाँ पे सभी के उनके उल्लेख के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। द्विवेदी जी की ललित मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जन, ठीक है। द्विवेदी जी की ललित का मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन एक विरोध द्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में ऐसी बात की जड़ गुरुत्वाकर्षण पे चैतन्य की विजेक्षा में कहा गया है कि आकस्मिक नहीं है। द्विवेदी जी ने अपनी सभी उपन्यासों को किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विरोध का व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इसी धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि से कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं है, बल्कि बंधनों को विरोध और विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित नहीं होते हुए उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। ठीक है।
द्विवेदी जी की तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य सर्जन है मनुष्य की सूक्ष्म का परिणाम उल्लेखनीय है, लेकिन मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शिरोशिखा पर है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य के सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्राय शैव तथा सख्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अतः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती जो सौंदर्य कला और संस्कृति के मूल में है। इसी तो मूल में है विचार किया है जो कला के लिए सबसे समय बाधक नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो सकती है। चलिए हमारा निबंध बिल्कुल समापन। अंत में द्विवेदी जी एक समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं। धर्माचार, नैतिकता, जीवन की अथॉरिटी, व्यक्तिवाद छपकर और सभी को अनुभूति करके सबको अंतर्गत करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में भाषा में मिथक, धर्म में काव्य, मूर्ति में चित्र, बहुधा अभिव्यक्ति, मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम लोग चलते हैं। चलिए, मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई है और संकल्प सार्थक है। जनता का अंत स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के लिए प्रकाश में ललते मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः सर्जन व्यापार है। इस सर्जन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सर्जन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सर्जन व्यापार का अर्थ है कि बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। ठीक है, क्या कहा गया हमने? मानव मुक्ति का प्रयास कहा गया। चलिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे काफी सारी चीजों को कवर करते हुए हिंदी साहित्य के निबंध में नामवर सिंह का, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में देखा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, अनअकैडमी इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आज इंस्टॉल कर ले। ठीक है, उसके बाद में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट भी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ की ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। उसके बाद में आप सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। चलिए, तो जो भी हमारे न्यू बैचेस यहाँ पर आ रहे हैं जो 2021 का है, तो उसी का जो एनरोल है आप पहले ही करा लीजिए, क्योंकि उसके जो प्राइस है और भी हाइक होने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको डेली बता रही हूँ आपकी क्लास में कि 25 दिसंबर से आपके प्राइस जो है हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो वन डे, केवल एक दिन है आपके पास में। ठीक है, एक दिन से भी कुछ ही कम रह गए हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो भी फी आपको दिखाई दे रही है भी अब जो आज करंट में है, ठीक है, जो करंट की फी है हमारी वो 1 मंथ की 2100 है। ठीक है, आने वाले जो कल के बाद में जो हमारी फी होगी वो होगी 2900। उसके बाद में आपको दिखाई दे जा रही है 3 मंथ की है, 3 मंथ की 5250 रुपीज है और करंट में जो होगी 7250 रुपीज। ये हमारे न्यू प्राइसिंग होंगे। उसके बाद में करंट प्राइसिंग होगा हमारा जो अभी है 9450 रुपीज और करंट में है हमारा 13050 रुपीज। उसके बाद में आपको 12 मंथ्स का दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, 11,550 रुपीज 12 मंथ का है और उसके बाद में 15,950 रुपीज। उसके बाद में 24 मंथ्स का दिखाई दे रहा है 16,800 है और फिर है 20,300, ठीक है, 23,200। ठीक है, तो सबसे पहले ही आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तुरंत ही आपको 10% ऑफ मिलता है। तो मेरा जो अपना रेफरल कोड है वो है RUS10।
ठीक है, क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो हमारी क्लासेस हैं तो वो लाइक शेयर और फॉलो जरूर किया करें। ठीक है, मेरे जो अनअकैडमी पे क्लास का टाइम होता है वो होता है 8 PM। ठीक है, अनअकैडमी पे यूट्यूब पर। उसके बाद में 3 PM पे होता है मेरा अनअकैडमी पर। ठीक है, तो अनअकैडमी पे 3 PM होता है, और बाकी जो अनअकैडमी का शेड्यूल है मैं आपको अनअकैडमी पर ही बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी क्लास को लाइक शेयर और फॉलो जरूर किया करें, और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। और अनअकैडमी में फॉलो जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो